आप देख रहे हैं हमारा खास शो चीन के जाल में बांग्लादेश। एक ऐसा देश जो कल तक भारत का भरोसेमंद पड़ोसी था, आज अपने सारे बड़े बंदरगाह, अपनी समुद्री चाबी एक एक कर चीन को सौंपने की तैयारी में है। और ये सब कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे, जनता की नजरों से दूर। चुनाव से पहले सत्ता की डीलिंग के नाम पर क्या ये डिप्लोमेसी है या डिपेंडेंसी? क्या बांग्लादेश अब चीन की रणनीतिक जाल में पूरी तरह से फंसने जा रहा है? और सवाल यह भी कि क्या इस पूरे खेल में भारत सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह जाएगा? आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कौन है मोहम्मद यूनुस, जिन पर इस डील को फाइनल कराने की जिम्मेदारी है। क्या वाकई बांग्लादेश अपने सभी बड़े पोर्ट चीन को देने जा रहा है? और अगर ये हुआ तो इसका क्या असर पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और भारत की रणनीति पर पड़ेगा? देखिए खास रिपोर्ट। चीन के जाल में फंसे मोहम्मद यूनुस। सबसे बड़ा पोर्ट सौंपने की तैयारी। जिनपिंग को मिलेगा बांग्लादेश का समंदर। चीन की डील से बांग्लादेश में बवाल। बंदरगाह पर झुकी बांग्लादेशी सरकार। बांग्लादेश में सियासी हलचल तेज है। चुनाव नजदीक है, लेकिन इस चुनावी शोर में एक ऐसी खामोशी है जो देश के भविष्य पर भारी पड़ सकती है। क्योंकि खबर यह है कि बांग्लादेश के सभी बड़े पोर्ट्स, चाहे वो चटगांव हो, मोंगला हो या पायरा, अब सीधे या परोक्ष रूप से चीन को सौंपे जाने की तैयारी में है। और इस पूरी डील को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है मोहम्मद यूनुस को। वही यूनुस जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है और जिन्हें कभी बांग्लादेश का गौरव माना जाता था। वही सरकार के इस फैसले ने राजनीतिक दलों, व्यापारिक संगठनों और सुरक्षा विशेषज्ञों के प्रति गंभीर चिंता पैदा कर दी है। चटगांव पोर्ट बांग्लादेश के लगभग 92% आयात निर्यात व्यापार को संभालता है, इसलिए इसका संचालन किसके हाथों में रहेगा, ये सवाल अब एक राष्ट्रीय बहस बन चुका है। बता दें, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित एक सेमिनार के दौरान देश के शिपिंग मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव मोहम्मद यूसुफ ने जानकारी दी कि 3 बड़े टर्मिनलों, लालडिया टर्मिनल, न्यू मूरिंग कंटेनर टर्मिनल और पांगाओन टर्मिनल को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के संचालन में सौंपा जाएगा। जिसमें लालडिया टर्मिनल को 30 साल की अवधि के लिए विदेशी ऑपरेटर को दिया जाएगा। न्यू मोरिंग टर्मिनल चटगांव पोर्ट का सबसे आधुनिक और हाई कैपेसिटी कंटेनर टर्मिनल है। यहां पर बड़े बड़े कंटेनर शिप्स, क्रेन सिस्टम और इंटरनेशनल कार्गो मूवमेंट होता है। हिंद महासागर में भारत की अवस्थिति ऐसी है कि संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में भारत का एक लंबे समय से व्यापक प्रभाव रहा है। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत करते हैं। इसका प्रभाव रहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भारत ने उन परियोजनाओं को हासिल करने में सफलता प्राप्त कर ली जिस पे चीन की लंबे समय से नजर थी। छात्र आंदोलन के नाम पे जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के कारण बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर बाहर जाना पड़ा। और वर्तमान में जो बांग्लादेश सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हैं, उनका झुकाव चीन की तरफ है। मोहम्मद यूनुस का चीन की तरफ झुकाव होने के कारण संपूर्ण दक्षिण एशिया में एक भू राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। पांगाओन टर्मिनल बांग्लादेश का पहला इनलैंड कंटेनर टर्मिनल है।
जो ढाका से सीधे जुड़े व्यापार के लिए बना था। ये चीन और भारत दोनों के लिए एक अहम ट्रांजिट पॉइंट है। साल 2013 में इसे लॉन्च किया गया था और तभी से इसे एक रणनीतिक गेटवे माना जा रहा है। ओन टर्मिनल जो बांग्लादेश का पहला इनलेट कंटेनर टर्मिनल है, भारत और चीन के बीच ट्रांजिट पॉइंट है। इसे रणनीतिक गेटवे भी कहते हैं, जो 2013 में लॉन्च हुआ था। आज पांगाओन टर्मिनल और न्यू मोरिन दोनों को चीन की कंपनी के हाथों 25 साल के लीज पर दिया जा रहा है। यह कोई कारोबारी रिश्ता नहीं हो रहा है, यह एक भू राजनीतिक संकट को इंगित कर रहा है। भारत के लिए यह संकट तो सीधे दिखाई देता है, परंतु संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए यह एक संकट की घड़ी है। वहीं न्यू मोरिंग और पांगाओन टर्मिनलों के लिए 25 साल के लिए किसी विदेशी ऑपरेटर चीनी कंपनियों को लीज पर देने की बात हो रही है, तो ये केवल कारोबारी फैसला नहीं है, ये कूटनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से बहुत बड़ा सवाल बन गया है। बता दें, इन टर्मिनलों की लीज के लिए चीनी कंपनियां सबसे आगे हैं, क्योंकि चीन BRI के तहत बांग्लादेश में भारी निवेश कर रहा है। चटगांव पोर्ट पर चीन की दिलचस्पी पहले से ही जग जाहिर रही है। वहीं अब चीन ने इस क्षेत्र में $350 मिलियन के निवेश के साथ एक स्पेशल इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन विकसित करने की दिशा में काम शुरू किया है। इससे बंगाल की खाड़ी में चीन की रणनीतिक पकड़ और मजबूत होने की संभावना है। विशेषज्ञ इसे एक तरह की सॉफ्ट पावर एक्सपेंशन मान रहे हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के जरिए चीन अपनी भौगोलिक उपस्थिति बढ़ा रहा है। इस रणनीति को कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, यानी चीन हिंद महासागर के चारों ओर पोर्ट की एक मोती माला तैयार कर रहा है, जिसमें ग्वादर पाकिस्तान, हम्बनटोटा श्रीलंका, कफ्याक्यूब म्यांमार और अब पांगाओन बांग्लादेश। ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट है, भारत के चारों ओर से घेरने की साजिश। अब इसमें 3 बड़ी चुनौतियां हमें समझ में आ रही है। पहली, मैरिटाइम सिक्योरिटी थ्रेट हमें है। अगर कल को चीन इन पोर्ट को ड्यूअल यूज फैसिलिटी बना देता है, यानी ट्रेड के साथ साथ नेवी की एक्टिविटीज, सर्विलेंस सिस्टम और सबमरीन लॉजिस्टिक, तो भारत की नौसेना की पूरी ईस्ट कोस्ट मॉनिटरिंग चीन की रडार रेंज में आ जाएंगी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई बड़े राजनीतिक दलों और व्यावसायिक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। BNP यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तरीक रहमान ने इस फैसले को अवैध बताया है। उनका कहना है कि इस तरह का बड़ा निर्णय केवल निर्वाचित सरकार या संसद द्वारा ही लिया जाना चाहिए, न कि किसी अंतरिम प्रशासन द्वारा। साथ ही जमाते इस्लामी के पार्टी प्रमुख शफीकुर रहमान ने मौलवी बाजार की एक बैठक में कहा कि विदेशी कंपनियों को बंदरगाह संचालन सौंपना राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ है। वहीं बिजनेस संगठनों ने भी इस फैसले पर आपत्तियां जताई है। BGMEA और BKMEA जैसे प्रमुख उद्योग संगठनों ने कहा कि इसमें लॉजिस्टिक लागत बढ़ेगी और स्थानीय व्यापारियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेगी। वहीं एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अनु मोहम्मद ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना किसी पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के विदेशी कंपनियों को पोर्ट संचालन सौंपना देश की सुरक्षा और आर्थिक हितों पर खतरा पैदा कर सकता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बांग्लादेश अपने बंदरगाह चीन को दे रहा है। सवाल यह है कि दक्षिण एशिया की समुद्री सुरक्षा, आर्थिक आजादी और रणनीतिक संतुलन अब किसके हाथों में जा रहा है। आज बांग्लादेश के चटगांव, मोंगला और पांगाओंग टर्मिनल, जो उसके 90% से भी ज्यादा व्यापार को संभालते हैं, उन्हें 25 साल की लीज पर चीनी कंपनियों को देने की तैयारी चल रही है। अब इसे आप सिर्फ एक कमर्शियल डील मत समझिए, यह असल में डिप्लोमेटिक डिपेंडेंसी का ब्लूप्रिंट है। बांग्लादेश इस वक्त आर्थिक दबाव में है। डॉलर क्राइसिस, कम विदेशी निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी फंडिंग की जरूरत उसको है।
ऐसे में चीन आता है सॉफ्ट लोन, लो इंटरेस्ट और फास्ट एग्जीक्यूशन का वादा लेकर, लेकिन इतिहास गवाह है जहां चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है वहां कर्ज में जाल में सोवर्जिनिटी गिरवी रखी जाती है। हमने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में यही देखा है, पहले डेवलपमेंट, फिर डेप्थ और फिर 99 इयर्स की लीज। अब वही पैटर्न धीरे धीरे बांग्लादेश में रिपीट हो रहा है। वहीं शिपिंग सचिव मोहम्मद यूसुफ ने आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि इस फैसले से रणनीतिक या भौगोलिक खतरा नहीं है। उन्होंने भारत और श्रीलंका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी विदेशी ऑपरेटर बंदरगाहों का संचालन करते हैं और कोई समस्या नहीं आई। बांग्लादेश में लॉजिस्टिक लागत जीडीपी का 15% है, जबकि वैश्विक औसत केवल 7%। बता दें, भारत ने भी साल 2018 में मोंगला बंदरगाह मार्ग का इस्तेमाल अपने पूर्वोत्तर राज्यों जैसे त्रिपुरा, मेघालय तक सामान पहुंचाने के लिए किया था। तब भारत इस पोर्ट का प्रमुख व्यापारिक उपयोग करता था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है क्योंकि चीन ने इस बंदरगाह के निवेश और विकास की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। इससे भारत की रणनीतिक और आर्थिक चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है। चीन और बांग्लादेश के बीच हुआ ये समझौता सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच समुद्री रास्ते को सबसे आसान और लाभकारी माना जा रहा है। क्योंकि मल्लका बंदरगाह के जरिए चीन और बांग्लादेश भारत के रास्ते हिंद महासागर तक पहुंच सकते हैं। आज जो ट्रेड रूट है, कल चीन की मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का हिस्सा होंगी। यह भारत के लिए एक खतरे की घंटी तो जरूर है, परंतु यह संपूर्ण एशिया के लिए एक भू राजनीतिक संकट को भी इंगित करता है। बांग्लादेश धीरे धीरे अपने सारे बंदरगाहों को चीन को सौंपता जा रहा है। बांग्लादेश अपने समुद्र की चाबी चीन को सौंपते जा रहा है, परंतु यह कोई खुलेआम नहीं कर रहा है। बांग्लादेश की जो सरकार है और उसके जो मुखिया है मोहम्मद यूनुस, वो पर्दे के पीछे जनता की नजरों से दूर और चुनाव से पहले यह कार्य कर रहे हैं। और यह सिर्फ सत्ता की डीलिंग है। क्या यही डिप्लोमेसी है या ये डिपेंडेंसी है? ये मार्ग चीन के समुद्री सिल्क रूट की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस समझौते का एक और पहलू ये है कि बांग्लादेश दक्षिण एशियाई बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। इसके लिए वो BCIM बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार कॉरिडोर के जरिए क्षेत्रीय व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। चीन की मदद से टैक्स फ्री ट्रेड और पश्चिमी व्यापारिक गलियारों को सक्रिय कर आर्थिक विकास को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। चटगांव पोर्ट का मामला केवल आर्थिक प्रबंधन का नहीं है, बल्कि ये भू राजनीतिक महत्व भी रखता है। इस क्षेत्र में चीन की मौजूदगी बढ़ने से भारत, अमेरिका और दूसरे वैश्विक ताकतें भी सतर्क निगाहें बनाए हुए हैं। बंगाल की खाड़ी जो हिंद महासागर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर चीन की बढ़ती पकड़ को भारत की सुरक्षा नीति के लिहाज से चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को भी 99 साल की लीज पर लिया था, जिसे लेकर भी काफी विवाद हुआ था। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बांग्लादेश अपने पोर्ट चीन को दे रहा है, सवाल ये है कि पूरे दक्षिण एशिया की समुद्री सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और रणनीतिक संतुलन अब किसके हाथों में जा रही है। अब सोचिए कि चटगांव से कुछ ही घंटे की दूरी पर भारत का अंडमान निकोबार कमांड है, कोलकाता पोर्ट है और विशाखापट्टनम का ईस्टर्न नेवल बेस है। अगर वहां चीन की मौजूदगी बढ़ी तो ये सिर्फ बांग्लादेश की नहीं, पूरे हिंद महासागर की रणनीतिक परिधि को बदल देगा। भारत को अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी अपनानी होगी 2 मोर्चों पर। पहला, बांग्लादेश में भरोसे आधारित निवेश बढ़ाना होगा, जैसे कोलकाता खुलना रेल लिंक प्रोजेक्ट, पेट्रापोल ढाका कॉरिडोर प्रोजेक्ट और ब्लू इकोनॉमी प्रोजेक्ट। दूसरा, हिंद महासागर क्षेत्र में एकीकृत समुद्री सुरक्षा नेटवर्क बनाना होगा। क्वाड, बिम्स्टेक और इंडो पैसिफिक गठबंधनों को आर्थिक और नौसैनिक दोनों स्तरों पर हमें जोड़कर इसको बनाना होगा। भारत को यह समझना होगा कि समुद्र सिर्फ ट्रेड का रास्ता नहीं है, यह रणनीतिक आत्मनिर्भरता की रीढ़ भी है।
आज जो बंदरगाह बांग्लादेश में है, कल वहीं चीन के जंगी जहाज खड़े होंगे। आज जो ट्रेड रूट है, कल वो चीन की मिलिट्री लॉजिस्टिक का हिस्सा बन सकता है। और जो बांग्लादेश आज इन्वेस्टमेंट के नाम पर डील कर रहा है, वो कल शायद कर्ज के जाल में उलझ चुका हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।